अस्सलामुअलैकुम। एपिसोड नंबर 3 पार्ट 1 के एंड पर आपने देखा कि सल्तूक बे ने चोलपान और उसकी साथी को कैद में डाल दिया था, जहां वो उनको बता रहा था कि अब काया और तैमूर उनके साथ क्या करने वाले हैं। वो उसको उस चीज का भी जिम्मेदार ठहराने वाले हैं जो कि उसने नहीं किया। चोलपान की साथी उससे कहती है कि वो लोग ऐसा क्यों करेंगे, और अगर उन लोगों को उस लड़की का पता चल भी गया तो वो तो पहले ही हमने उनको दे दी है। चोलपान फिर उसे समझाती है कि अगर उन्हें ये पता चल गया कि वो हमारे कबीले की है तो वो हम सबको मार डालेंगे। और साल्तूक भी कहता है कि हाँ, पहले वो तफ्तीश करेंगे और उसके बाद वो किसी एक भी पहाड़ वाले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो तैमूर का जिक्र करते हुए कहता है कि तैमूर तो किसी को भी नहीं जिंदा छोड़ेगा, और उसने ये भी कहा है कि अगर तुम कसूरवार पाई गई तो वो तुम्हारा सर भी कलम करवा देगा। ये सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि काया, तैमूर और बाकी सभी दरबार की तरफ आ रहे होते हैं, और उनके पीछे बलामीर और उनकी बेटी भी आ रही होती है। काया जैसे ही तख्त के पास पहुंचता है तो रुक जाता है, और तैमूर भी देखकर हैरान हो जाता है कि वो तख्त के पास पहुंच गया है। इतने में काया की मां उसे इशारा करती है कि वो बैठ जाए। काया भी पीछे मुड़कर देखता है तो बलामीर और उसकी बेटी मौजूद होते हैं, और उनको देखते हुए वो तख्त पर बैठ जाता है। बलामीर और उसकी बेटी को ये बात बहुत नागवार गुजरती है, और तैमूर भी खामोशी से बैठ जाता है। मीजिन भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती कि तैमूर के होते काया कैसे तख्त पर बैठ गया। बालामीर, जिसके लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, वो काया से कहता है कि अब तुम खान का तख्त भी चोरी करोगे। काया कहता है कि मैंने तख्त चुराया नहीं है, मैं उस पर बैठा हूं, और जब तक खान ठीक नहीं हो जाते और कोई नया खान नहीं बन जाता तब तक मैं ही इस तख्त पर बैठूंगा, क्योंकि तब तक के लिए मैं ही नाइब हूं, और ये बात अच्छे से समझ लो। बालामीर ये सुनने के बाद दानिश अता से कहता है कि दानिश अता, तुम तो अल्पागो खान के बहुत करीब हो, और तुम तो सही तरीके से बहुत अच्छे से वाकिफ हो। क्या तुम अब काया को कुछ नहीं कहोगे? दानिश अता फिर काया की इजाजत लेता है, और बालामीर से कहता है कि मेरे खान का यही हुक्म है कि अगर उनको कुछ हो जाए तो उनके बाद जो खान बनेगा वो काया ही है। फिर वो कहता है कि जब तक नए खान का इंतखाब नहीं हो जाता तब तक काया ही खान का नाइब बनेगा, और हमारी रवायात के मुताबिक इसी तरह अमन और सुकून भी रहेगा। ये सुनने के बाद बलामीर कहता है कि रवायात के लिए क्या सही और क्या गलत ये सिर्फ मुझे पता है और किसी को नहीं। उलझे खातून फिर कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जब रवायात की बात होती है तो फिर खान भी उसके आगे खामोश हो जाते हैं, और अब तुम भी चुप हो जाओ। ये सुनने के बाद बलामीर और उसकी बेटी दरबार से बाहर चले जाते हैं। बलामीर चाहते हुए अपनी बेटी से कहता है कि जिस वक्त खान मुंतखब हो जाएगा तो ये लोग खुद ही चुप हो जाएंगे, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इन्हें कैसे चुप करवाना है। काया फिर सिपाही को हुक्म देता है कि जाओ और चोलपान खातून को लेकर आओ, और साल्तूक बे सिपाहियों के हमरा चोलपान खान को दरबार में ले आता है। चोलपान जब दरबार में दाखिल होती है तो ये लम्हा उसके लिए बहुत तकलीफ दे होता है, क्योंकि उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि जिन लोगों ने उसके बाप और उसकी बहन को कत्ल किया था एक दिन उन्हीं के सामने वो कसूरवार बनकर खड़ी होगी, और वही लोग उसकी जिंदगी और मौत का फैसला करेंगे। फिर उसकी नजर बातूगा पर भी पड़ती है, जो कि उसकी बहन का बेटा है, लेकिन वो यही जानती है कि बातूगा भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिस्मानी और दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। त्यानकुन चोलपान खान से कहता है कि खान के सामने खड़ी हो, इज्जत से पेश आओ। चोलपान कहती है कि जो लोग मुझे यहाँ कसूरवार बनाकर मुजरिमों की तरह लेकर आए हैं और जिन्होंने मुझे जेल में डाला है, उनके लिए मेरे पास कोई इज्जत नहीं है। तैमूर ये सुनने के बाद चोलपान के करीब आता है और फिर अपनी तलवार निकालकर उसकी गर्दन पर रख देता है। ये देखकर बातूका भी घबरा जाता है। फिर काया चोलपान से कहता है कि अपना सर झुकाओ, नहीं तो जब तैमूर तुम्हारी गर्दन काट देगा तो तुम्हारा सर खुद ही जमीन पर गिर जाएगा। ये सुनने के बाद चोलपान अपने घुटनों पर आ जाती है और अपना सर झुकाती है। उसके बाद काया उसको खड़े होने का इशारा करता है, और दानिश अता काया से इजाजत लेकर कार्रवाई शुरू करता है। दानिश अता फिर कहता है कि हमारी रवायात के मुताबिक तुमने जो भी देखा और जो भी सुना उस सब के बारे में तफ्तीश की जाएगी और फिर ही किसी फैसले पर पहुंचा जाएगा। काया फिर चोलपान से पूछता है कि जिस लड़की ने जहान के खान को तीर मारा था, क्या तुमने उसे मारने का हुक्म दिया था? चोलपान कहती है कि अल्पागो खान को मैं उतना ही पसंद करती हूँ जितना एरले खान को पसंद करती हूँ, और जिसने भी किसी पहाड़ी की जान ली है उसके ऊपर उस जान का कर्ज है। लेकिन सच ये है कि जिसने उसको तीर मारा है वो मेरी साथी नहीं थी। मैं भी उसे पूछता है, और वो लड़की जो दाग कबीले से पकड़ी गई है उसके बारे में तुम क्या कहोगी? चोलपान कहती है कि मुझे यही पता चला था कि वो रास्ता भूल गई है, इसीलिए मैंने सिर्फ उसको पनाह दी थी, और इसीलिए सिर्फ एक रात के लिए ही मैंने उसे रहने के लिए कहा था। अगर तुम लोग कबीले पर हमला ना करते तो मैं उसे उसी रास्ते से भगा देती। काया फिर उसको कहता है कि अच्छा, तो उसे रहने के लिए तुमने जगह दी थी, और इसके अलावा तुमने उसे क्या दिया था? और चौलपान कोई जवाब नहीं देती। फिर वो चिल्लाकर उससे पूछता है कि मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि उस रात तुमने उसे रहने के लिए जगह दी और इसके अलावा क्या दिया?
चोलपान कहती है कि मैंने उसे कपड़े और थोड़ा सोना भी दिया था। फिर तैमूर उससे पूछता है कि इसका मतलब तुमने उसे अपने खैमे में बुलाया था, और चोलपान कहती है कि मैंने पूरे कबीले के सामने उसे अपने खैमे में बुलाया था। काया फिर उसको पूछता है कि तुम उसे किस खैमे में ले गई थी। चोलपान कहती है कि मैंने अपने खैमे में बुलाकर उसे सब कुछ दिया था। फिर तैमूर उससे सवाल करता है कि आखिर उसने किसके लिए काम किया था और उसको पानी और कपड़ा किसने दिया। काया कहता है यकीनन तुमने तो नहीं दिया होगा, और अब तुम इन सवालों से भाग नहीं सकती। चोलपान उसको देखती रह जाती है। फिर काया उससे पूछता है कि ये बताओ कि उसने किसके लिए काम किया था, और चोलपान फिर उसको जवाब देती है कि उसने लड़कियों के लिए काम किया था। काया ये सुन के मुस्कुराता है क्योंकि वो यही चाहता था कि चोलपान किसी भी तरह उसके सवालों में उलझ जाए। काया कहता है तो फिर ठीक है, पहाड़ी सभी लड़कियां मेरे पास कैदी हैं, और अब मैं उनको भी बुलवाऊंगा और उनसे भी पूछूंगा, और देखते हैं कि क्या वो वही कहती हैं जो तुम कह रही हो। फिर वो चोलपान से कहता है कि तुम पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुकी हो, और अगर उन्होंने कुछ और कहा तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। काया फिर सिपाहियों को हुक्म देता है कि जितनी भी पहाड़ी लड़कियां हमारे पास कैदी हैं उन सबको यहाँ पर लेकर आओ, और सिपाही उनको लेने के लिए चले जाते हैं। फिर वो कमरा दिखाया जाता है जहाँ सभी दा कबीले की लड़कियां मौजूद हैं और वो जाग रही होती हैं। सिपाही आकर उनको कहते हैं कि चलो उठो और हमारे साथ चलो, अब तुम लोगों को दरबार में पेश किया जाएगा और वहां पर तुमसे कुछ सवालात किए जाएंगे। और वो सभी लड़कियां उनके साथ चल देती हैं। वो सभी दरबार में आ जाती हैं और फिर सिपाही उनको झुकने के लिए कहते हैं, और वो सब झुक जाती हैं, लेकिन आकिस खड़ी रहती है। फिर त्यानवन उसे जबरदस्ती नीचे की तरफ झुका देता है और वो भी बैठ जाती है। फिर त्यानवन कहता है कि जब तक तुम लोगों से सवालात होंगे तुम लोग अपनी आंखें नीचे ही रखोगी। तैमूर फिर सभी लड़कियों को देखना शुरू करता है, और जैसे ही वो तोतकन के पास आता है तो आकर रुक जाता है। जब मीजिन की उस पर नजर पड़ती है तो वो परेशान हो जाती है कि आखिर यहाँ पर क्यों रुक गया। फिर तैमूर आकिस के पास आता है और आकिस उसका हाथ झटक देती है, लेकिन तैमूर उसको पहचान लेता है। इतने में काया भी तख्त से उतरकर उन्हीं लड़कियों के पास आ जाता है ताकि उनसे सवालात का सिलसिला शुरू कर सके। और फिर वो उन सभी से पूछता है कि अल्पागो खान को तीर मारने वाली लड़की क्या तुम लोगों के कबीले की थी। फिर वो आकिस के पास आकर कहता है कि क्या ये सच है कि वो तुम्हारे कबीले की थी। और आकिस नजरें उठाकर उससे बात करने लगती है तो त्यानकुन कहता है कि अपनी नजरें नीचे ही रखो। फिर आकिस उसको बताती है कि नहीं, ये सच नहीं है, वो हमारे कबीले की नहीं थी। फिर काया उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग उसे जानते थे। तो तोतकन जवाब देती है कि नहीं, हम उसे नहीं जानते थे, वो तो अपना रास्ता भूल गई थी। काया फिर सवाल करता है कि क्या तुम लोगों ने उस लड़की को भूखा छोड़ दिया था। तो सिरमा इस बात का जवाब देते हुए कहती है कि हम किसी को भी भूखा नहीं छोड़ते। तैमूर कहता है कि चलो मान लेते हैं कि तुम किसी को भी भूखा नहीं छोड़ते, तो फिर ये बताओ कि तुम लोगों ने उस लड़की को क्या खिलाया था। तोतकन जवाब देती है कि हमने उसको खाना खिलाया था और खाने में उसे रोटी दी थी। काया कहता है कि चोलपान खातून तो कह रही है कि उसको गोश्त खिलाया था। काया कहता है कि फिर ये बताओ कि तुम लोगों में से झूठ कौन बोल रहा है। और आकिस से कहता है कि गोश्त था या रोटी, मुझे याद कर बताओ कि उसको क्या खिलाया था। आकिस डरते हुए जवाब देती है कि गोश्त नहीं हो सकता, वो लड़की तो हमारे साथ काम कर रही थी और मैं ही उसको लेकर गई थी। ये सारे जवाब सुनकर काया और तैमूर भी हैरान रह जाते हैं कि जो चोलपान खातून ने उनको बताया है कैदी लड़कियां भी वही बता रही हैं। काया फिर अपनी माँ की तरफ देखता है और वो उसको इशारा करती है और वो जाकर अपनी तख्त पर बैठ जाता है। चोलपान हैरान रह जाती है कि इन लड़कियों ने और आकिस ने कैसे सही जवाबात दे दिए जबकि उनको तो कुछ पता भी नहीं था। और आकिस की नजर पर्दे के पीछे खड़े बातूका पर पड़ती है और आकिस उसको देखकर मुस्कुराने लगती है। दरअसल इसके पीछे सच्चाई ये है कि जैसे ही बातूका ने काया से ये सुना था कि अब मैं उन कैदी लड़कियों को यहाँ पर बुलाऊंगा, और चोलपान से उसने कहा था कि देखते हैं कि क्या वो वही कुछ कहती हैं जो तुम कह रही हो, और अगर उन्होंने सभी सवालों के गलत जवाब दिए यानी वो ना कहा जो कि तुम कह रही हो तो फिर आज तुम्हें यही मार देंगे। ये सुनते ही बातूका वहां से तेजी से निकल गया था और उसी खुफिया रास्ते से होते हुए वो उस जगह तक पहुंचा था जहां पर आकिस मौजूद थी। उसके बाद उसने वो रास्ता खोल दिया और वहां से चूहा अंदर आ गया। जब चूहे की तरफ सबकी नजर पड़ी तो उन्होंने आकिस से कहा कि देखो यहाँ से फिर चूहा आ गया है, और आकिस समझ गई कि शायद वहां पर बातूका आया होगा, और आकिस उसी दीवार के पास आ जाती है। और जैसे ही दीवार से बने छेद से वो देखती है तो उसको बातूका नजर आता है, और बातूका उसे कहता है कि मेरी बात गौर से सुनो, अभी तुम लोगों को दरबार में बुलाया जाएगा और तुम लोगों से कुछ सवालात किए जाएंगे। अगर तुम लोगों ने गलत जवाब दिए तो वो आज चोलपान खातून को मार देंगे। फिर वो कहता है कि तुम लोगों को ये जवाब देने हैं कि वो लड़की तुम्हारे कबीले की नहीं थी बल्कि सिर्फ एक रात गुजारने के लिए आई थी, और तुम लोगों ने उसको जगह दी थी और उसे खाने के लिए रोटी दी थी, और वो चोलपान खातून के खैमे में भी गई थी और उसने तुम लोगों के साथ काम भी किया था। फिर वो उसे कहता है कि सारी बातें जाके लड़कियों को समझा दो कि जिस तरह बताया गया है बिल्कुल वैसे ही बताएं। और फिर इसी तरह आकिस भी उन लड़कियों को सभी कुछ समझा देती है और उनसे कहती है कि मुझसे इस बारे में कोई भी सवाल मत करना, बस जो तुम लोगों को बता रही हूँ तुम लोगों ने वैसे ही करना है,
और अगर ऐसा ना किया तो वो चोलपान खातून को मार देंगे। और बातूगा ने उसे जो कुछ बताया था वो वैसे ही लड़कियों को बता देती है और वो समझ जाती हैं। फिर वो उनसे कहती है कि चलो इकट्ठे मत हो, बल्कि सब फैल जाओ। काया फिर दानिश अता को इशारा करता है और दानिश अता चोलपान खातून से कहता है कि आपसे जो तफ्तीश करनी थी वो कर ली गई है और आप कसूरवार नहीं है, हमने यही पाया है। मुलज़े खातून फिर अपनी नशिस्त से खड़ी हो जाती है और सिपाहियों को हुक्म देती है कि इन सभी को मेरे पीछे लेकर आओ, और खुद चलते हुए महल के अहाते में आ जाती है जहां उस लड़की को फांसी दी होती है। त्यानगुन उन सभी को कहता है कि सब की सब झुक जाओ और अपनी नजरें भी नीचे रखना। आकिस फिर नहीं झुकती। चोलपान उसको इशारा करती है और फिर वो बैठ जाती है। तोतकन जो कि बहुत हैरान होती है कि आकिस को कैसे उन सभी सवालों के जवाब पता चले, वो आकिस से पूछती है कि आखिर तुम्हें किसने बताया कि उन सवालात के ये जवाबात हैं, और खानम को बचाने के लिए आखिर तुम्हारी मदद किसने की, मुझे बताओ। सिरमा कहती है कि खामोश हो जाओ, नहीं तो चोलपान खातून को अच्छा नहीं लगेगा। मुलज़े खातून फिर चोलपान से कहती है कि अगर तुम कसूरवार होती तो तुम्हारा सर कटवाकर मैं यहाँ पर लटका देती और तुम्हारी कैदी लड़कियों को एरली खान पर कुर्बान कर देती। मुलज़े खातून फिर सिपाहियों को हुक्म देती है कि घोड़ों को लेकर आओ, और वो चोलपान से कहती है कि तुम घोड़ों की खरीदारी करते हैं और तुम्हें लड़कियों की खरीदारी करनी होगी। ये सुनकर लड़कियां खुश हो जाती हैं कि अब हम आज़ाद होने वाली हैं। फिर वो दोनों घोड़ों पर बैठ जाती हैं। उसके बाद चोलपान उससे पूछती है कि बताओ कितना सोना चाहिए। मुलज़े खातून उसे कहती है कि हर लड़की के इवज़ तुम्हें 10 सिक्के देने होंगे। चोलपान फिर उसे कहती है कि 10 सोने के सिक्के, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई सोना नहीं है। और ये सुनकर आकिस हैरान रह जाती है। कुंसेली भी चोलपान से पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम नहीं चाहती कि ये लड़कियां तुम्हारे साथ जाएं? चोलपान कहती है कि मैं चाहती हूं कि लड़कियां मेरे साथ जाएं, मगर तुम लोगों ने 2 दफा हमारे कबीले पर हमला किया और हमारे खैमों को भी बर्बाद करके रख दिया। अब तो हम फकीर बन गए हैं और सब अलग हो चुके हैं। अब हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं बचा। हम सभी भूखे हैं और सोना फिदिये में देने की बजाय अब उन पहाड़ियों का पेट भरना है। इसीलिए मेरे पास तुम्हें मुझे देने के लिए कुछ नहीं। मुलज़े खातून फिर उसको कहती है कि फिर तुम यहां से चली जाओ चोलपान खातून, क्योंकि ये लड़कियां अब हमारा माल हैं। ये सुनते ही चोलपान वहां से जाने लगती है। आकिस को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर कहती है कि क्यों किया तुमने हमारे साथ ये सब, और इतने में 2 सिपाही उसे रोक देते हैं। वो उनको जाते हुए देख रही होती है और साथ में कहती है कि हमें यहाँ पर क्यों छोड़ रही हो और हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, और वो वहां से बाहर चली जाती है। फिर अल्पागो खान को दिखाया जाता है और तबीब उसके जिस्म से जहरीला खून निकाल रहा होता है, और इतने में दानिश अता अंदर आ जाता है और वो कहता है कि तबीब तुम क्या कर रहे हो, पहले ही खान का बहुत सा खून बह गया है, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो उनका खून रुक जाएगा। अल्पागो उसे कहता है कि इसकी कोई गलती नहीं है दानिश अता, इसे ये सब मैंने ही करने के लिए कहा है, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दानिश अता अल्पागो की पेशानी पर हाथ रखकर उसके बुखार का अंदाजा लगाता है और अल्पागो खान उससे पूछता है कि अब मेरा बुखार बढ़ रहा है या कम हो रहा है। दानिश अता कहता है कि आपका जिस्म तो जल रहा है। फिर वो दोनों उसको उठाकर बिठाते हैं। अल्पागो खान तबीब से पूछता है कि अगर मेरा बुखार ऐसे ही बढ़ता रहा तो क्या होगा। तबीब उसे कहता है कि अगर आपका बुखार ऐसे ही बढ़ता रहा तो आप सबसे पहले अपने आप को खो देंगे, और उसके बाद, अभी वो कहने ही लगता है तो अल्पागो खान कहता है कि उसके बाद मैं मर जाऊंगा। दानिश अता कहता है कि ऐसे मत कहिए, आप ठीक हो जाएंगे, आपको सिर्फ आराम की जरूरत है और आराम करने से आपका बुखार भी कम हो जाएगा। अल्पागो खान कहता है कि अब मेरे आराम करने का नहीं बल्कि उठने का वक्त है, और खड़ा होने लगता है। तबीब उसे कहता है कि आप खड़े नहीं हो सकते। अल्पागो खान कहता है कि मैं तो खड़ा हो गया हूँ। फिर वो दानिश अता से कहता है कि दानिश अता, जब तक मैं नहीं मरता तब तक रियासत को भी जिंदा रहना होगा, और ये कहकर वो चल देता है। फिर कैदी लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि अभी तक वहीं पर मौजूद होती हैं जहां चोलपान उन्हें छोड़ गई थी, और उनके पास मुलज़े खातून के वही खास खादिम आते हैं, और वो आकर उनसे कहता है कि अब तुम लोग इनके हुजूर में जाओगी और ये जो कपड़ा तुम्हें पहनने के लिए देंगे उसी के मुताबिक तुम्हें काम करना होगा। फिर वो इशारा करे कहता है कि अगर ये कपड़ा तुम्हें दिया गया तो तुम लोग बावर्ची खाने में काम करोगी, और अगर तुम्हें पहनने के लिए पीला कपड़ा देंगे तो इसका मतलब कि तुम्हें बाजार में जाना होगा। फिर वो आकिस की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर बदतमीजी की तो फिर ये काला कपड़ा कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो भी ये काला कपड़ा लेगा तो वो एक खुफिया रास्ते पर जाएगा और वहां से जिंदा वापस आना मुश्किल है। तोतकर उसको कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं तो उन रंग बिरंगे कपड़ों के बारे में सोच रही हूँ। और वो खादिम उसे कहता है कि जो ये काला कपड़ा लेगा वही खुफिया रास्ते पर जाएगा। तोतकर फिर कहती है यानी खान के अहम खिदमत वालों में। आकिस उसे देखकर हैरान रह जाती है। फिर एक खादमा उससे कहती है कि कभी ये ख्वाहिश भी मत करना, क्योंकि दुल्हन के लिए और बाकी सब के लिए वहां बहुत सी लड़कियां हैं। चलो अब सब खड़ी हो जाओ और मेरे पीछे पीछे आओ और अपनी नजरें नीचे ही रखना। और वो सभी उसके पीछे चल देती हैं।
फिर तोतकर इशारा करते हुए उसी खादिम से पूछती है कि मुझे ये बताओ कि खान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। वो कहता है कि मुझसे कभी भी ये मत पूछना, क्योंकि मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, और तुम मुझे चाहे कितना ही सोना क्यों ना दे दो, होगा वही जो मालकिन चाहिए।